हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं आइजैक एसिमोव की फाउंडेशन सीरीज़ की चौथी किताब जिसका नाम है फाउंडेशंस एज। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 450 पेज के आसपास है। और ये है फाउंडेशन सीरीज़ की जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी थी, जिसकी किताबें थी फाउंडेशन, फाउंडेशन एंड एम्पायर और सेकंड फाउंडेशन। उस ट्रिलॉजी के समाप्त होने के 30 साल बाद लिखी गई थी ये कहानी। मोस्टली इसलिए क्योंकि आसिमोव को उनके पब्लिशर ने इस किताब को लिखने के लिए उनका जो नॉर्मल रेट है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे दिए थे। और आसिमोव ने इस किताब में कुछ ऐसा करना शुरू किया जो कि ओरिजिनल ट्रिलॉजी का कभी इंटेंशन था नहीं। और वो है कि उन्होंने अपनी दूसरी कहानियों को फाउंडेशन की जो मिथोलॉजी है उसके साथ इंटीग्रेट करना शुरू किया। सो आसिमोव जाने जाते हैं रोबोट कहानियों के लिए, और उन्होंने दूसरे उपन्यास लिखे हैं जैसे एंड ऑफ एटर्निटी वगैरह। उन्होंने उन कहानियों को फाउंडेशन की जो मिथोलॉजी है उसके साथ जोड़ना शुरू किया। सो इस कहानी में आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे कोई कैरेक्टर बात कर रहा होगा रोबोट्स के बारे में या इटर्निटी के बारे में, जिसका मेंशन एंड ऑफ इटर्निटी नाम के नॉवल में है, जिसका मैंने आज तक कभी वीडियो बनाया नहीं क्योंकि वो किताबों के बारे में वीडियो बनाने से पहले पढ़ा था। अच्छी किताब है, पढ़ लेना। Probably Asimov's best writing, End of Eternity. I don't know if I will ever make a video about it, but if you are really interested, let me know. So इस किताब में होता ये है कि हमारा जो सिचुएशन था, जो कि पिछली 3 किताबों में जिसके बारे में मैंने बात की थी, अगर जानना है तो पुराना वीडियो देख लीजिए। हमारा जो सिचुएशन था जहाँ पे फाउंडेशन है और सेकंड फाउंडेशन है, और ये दोनों पूरी गैलेक्सी की जो किस्मत है उसको एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं ताकि 1000 साल बाद सेकंड एम्पायर बन सके, यानी कि पूरी गैलेक्सी एक एम्पायर के अंडर में आ सके। और देखने में जो लग रहा है वो ये है कि वो सेकंड एम्पायर फाउंडेशन का बनेगा। पर पहली बार ये हो रहा है कि सेल्डन का जो प्लान था उस प्लान में एक उस प्लान को लेके फाउंडेशन वालों में और सेकंड फाउंडेशन वालों में दोनों में डाउट आ रहा है, क्योंकि अब पहली बार ये दोनों फोर्सेस एंटागनिस्टिक हो रही हैं। फाउंडेशन को लगता है कि अगर सेकंड फाउंडेशन, जिसको की फाउंडेशन मानती है कि वो आउट देयर कहीं है, अगर सेकंड फाउंडेशन ने हमें कंट्रोल कर लिया तो सेकंड एम्पायर बनने के बाद भी वो हमें कंट्रोल करती रहेगी। इसीलिए हमें सेकंड फाउंडेशन को खोज कर नष्ट करना होगा। और सेकंड फाउंडेशन अपनी जहाँ पे है वहाँ पे बैठी हुई है और सोच रही है कि फाउंडेशन वाले 50 कोशिशें कर ले, हमें कभी डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग छुपे हुए हैं। और हम लोग जब सेकेंड एम्पायर बनेगा तो फाउंडेशन वाले पावर में रहेंगे, पर उनके ऊपर हम पावर में रहेंगे, हम कंट्रोल करेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा साइंस माइंड वाला साइंस है। सो फाउंडेशन रिप्रेजेंट्स फिजिकल साइंस एंड सेकेंड फाउंडेशन रिप्रेजेंट्स साइकोलॉजी और मेंटल साइंस। और इस पूरी सिचुएशन में एक पॉलिटिशियन आता है जो फाउंडेशन पे है, और वो खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट में बोल डालता है कि मुझे लगता है सेकंड फाउंडेशन रियल है और हमको उसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उनकी जो मुखिया होती है वो उसको प्लैनेट से निकाल देती है। वो बोलती है कि जा सेकंड फाउंडेशन को ढूंढ। पर उसको ऑब्वियसली ये भी बोलती है कि अगर तो सेकंड फाउंडेशन को ढूंढेगा तो सेकंड फाउंडेशन वाले हो सकता है तेरे माइंड से मेमोरी ही साफ़ कर दें कि सेकंड फाउंडेशन क्या है। तो तू सेकंड फाउंडेशन को मत ढूंढ, तू ढूंढ एक मिथोलॉजिकल चीज़ को जिसके बारे में किसी कहानी में बात की जाती है, ताकि किसी को लगे नहीं कि तू कुछ सीरियस कर रहा है। और वो मिथोलॉजिकल चीज़ थी अर्थ, यानी कि पृथ्वी। ये आपको याद होगा, जो कहानी है ये हज़ारों साल भविष्य में है। 12-13 इस समय तक, इस कहानी के लिखे जाने तक तो शायद 20-22 हज़ार साल तक पृथ्वी के वासी स्पेस में रह चुके हैं, दूसरे ग्रहों को कॉलोनाइज कर चुके हैं। और किसी को अब अंदेशा भी नहीं है कि पृथ्वी जैसा कुछ ग्रह था। कई लोगों को ये मानना है कि सारे ग्रहों पर अलग अलग रूप से इंसानों का उद्भव हुआ। कुछ का मानना है कि हाँ, इंसान कुछ ग्रहों पर बड़े हुए और फिर बाकी ग्रहों पर फैले। पर ये जो आइडिया है कि किसी एक प्लैनेट पर एक स्पीशीज़ ने ग्रो किया और उस एक स्पीशीज़ ने इवेंचुअली स्प्रेड आउट करके पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर दिया, इस पर बहुत लोग यकीन नहीं करते। उसी प्रकार जैसे कई क्रिएशनिस्ट यकीन नहीं करते कि एक सेल किसी एक जगह पर निकला और फिर उसने लाइफ का फॉर्म लिया और फिर एवोल्यूशन होते होते आज पृथ्वी पर इतनी बायोडाइवर्सिटी है। सो मोस्ट पीपल इन द गैलेक्सी डोंट थिंक कि अर्थ जैसा कुछ एग्जिस्ट करता था। और एक इतिहासकार है इस कहानी में जो कि हमारे हीरो, जिसका नाम है ट्रेवीज़, उसके साथ जाता है। उसका नाम था पेलोरैट। सो पेलोरैट और ट्रेवीज़ को एक शिप दिया जाता है और कहता है जाओ पृथ्वी की खोज करो।
पर उनका असली मिशन होता है सेकंड फाउंडेशन की खोज करना। और ये कहानी आपको बहुत सारी जगहों पर लेके जाती है। मैं ऑब्वियसली डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर ये कहानी आपको ऐसी ऐसी जगहों पर लेके जाती है जहाँ पे आपको सेकंड फाउंडेशन का इन्फ्लुएंस दिखेगा, फर्स्ट फाउंडेशन का इन्फ्लुएंस दिखेगा, इनके बीच में जो पॉलिटिकल तकरार हो रही है वो दिखेगा। फाउंडेशन के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, सेकंड फाउंडेशन के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में दिखेगा। सेकंड फाउंडेशन की तरफ से भी एक आदमी आता है इनको रोकने के लिए, उसका नाम था गेंडेबल। वो भी काफ़ी एम्बिशियस है, वो अगला लीडर बनना चाहता है सेकंड फाउंडेशन का। और वो आता है इनको रोकने के लिए, इनके माइंड से इस आइडिया को हटाने के लिए कि सेकंड फाउंडेशन एग्जिस्ट करता है। पर इस कहानी का जो क्लाइमैक्स आता है वो एक ऐसे अजीब जगह पे आता है जहाँ ना फाउंडेशन के पास कोई पावर थी, ना सेकंड फाउंडेशन के पास कोई पावर थी। और वहाँ पे एक ऐसी शक्ति हमें दिखती है जो कि बहुत पुरानी है और जिसके बारे में इनमें से किसी को पता नहीं था। और ये वही जगह है जहाँ पे एसिमोव अपनी दूसरी कहानियों के साथ फाउंडेशन की जो कहानी है उसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। एंड इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। आई मीन, ये किताब दूसरी किताबों से थोड़ी अलग है क्योंकि पहली बात तो ये है कि एसिमोव इसको फाउंडेशन ट्रिलॉजी लिखने के 30 साल बाद लिख रहे थे। पर साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि इस कहानी में नॉर्मल फाउंडेशन स्टोरीज़ में जो टाइम जंप होते हैं वो नहीं है। नॉर्मल फाउंडेशन स्टोरीज़ में एक चैप्टर में आप एक जगह पे हैं, अगला चैप्टर 100 साल बाद होगा, उसके बाद वाला चैप्टर उससे 80 साल 50 साल बाद होगा, फिर उसके बाद वाला चैप्टर उससे 200 साल बाद होगा। सो फाउंडेशन टेल्स यू द स्टोरी ऑफ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस कहानी में ये पूरी कहानी शायद एक 2-3 हफ्ते एक महीने में ख़त्म होती है। मतलब इसके जो इवेंट्स हैं, ट्रेविस का फाउंडेशन से निकलना और पूरी सिचुएशन का रिजॉल्व होना हमें 2-3 हफ्ते में हो जाता है। अब आते हैं इस कहानी में जिन थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है उसके बारे में। एक ऐसा समय आता है जब हमारे सामने एज अ रीडर एक चॉइस आती है कि श्योर, काम किया जा रहा है पूरी गैलेक्सी को यूनाइट करके एक सेकंड एम्पायर बनाने के लिए, पर वो सेकंड एम्पायर होगा कैसा, उस सेकंड एम्पायर का नेचर क्या होगा? क्या वो सेकंड एम्पायर वैसा ही होगा जैसा पहला एम्पायर था? और अगर होगा तो उसका पॉइंट क्या है? पहला एम्पायर तो कोलैप्स कर गया, अगर हम वैसा ही सेकंड एम्पायर बनाएंगे तो वो भी कोलैप्स कर जाएगा। ये सवाल आपको कई बार हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी सुनने को मिलता होगा कि वो सरकार ख़राब थी, पर इस नई सरकार में क्या बेटर है? ऐसे कई लोग कहते भी हैं ना कि हाँ मुझे पता है इस सरकार में प्रॉब्लम है, पर क्या गारंटी है कि अगली सरकार भी ऐसी नहीं होगी? और फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप एक ऐसा पावर कोर बनाएं, एक ऐसा एम्पायर बनाएं जिसको पीछे छुपे कुछ लोग कंट्रोल करें बाहर से, और वो लोग हमेशा मेक श्योर करेंगे कि लोग एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि श्योर यू विल हैव पीस बट यू विल नॉट हैव फ्रीडम। पहले ऑप्शन में आपके पास फ्रीडम है पर बहुत ज़्यादा वायलेंस भी है। दूसरे ऑप्शन में आपके पास पीस है पर आपके पास फ्रीडम नहीं है। और सवाल जो आपके सामने पेश किया जाता है वो है, इज़ देयर अ थर्ड ऑप्शन? क्या कोई तीसरा तरीका है जिसके 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 चलते इंसान एक दूसरे के साथ शांति से रह पाएंगे? और ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन किस हद तक प्रैक्टिकल है मुझे लगता है आपको खुद पढ़कर डिसाइड करना चाहिए। बिकॉज एसिमोव इंटीग्रेटेड अ लॉट ऑफ हिज अदर स्टोरीज इनटू द फाउंडेशन मेथोलॉजी इन दिस बुक, इस किताब के कुछ अंश हैं जिनको लेके वाइडर रीडरशिप में काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन है। कुछ लोगों को लगता है कि फाउंडेशन ट्रिलॉजी अच्छी थी पर बाद की किताबों ने उसकी क्वालिटी को थोड़ा लो कर दिया। मैं पर्सनली उस प्रकार का जजमेंटल रीडर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई राइटर कुछ कहना चाहता है तो मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। मुझे लगता है कि, और इसीलिए मैं किताबों को पब्लिकेशन ऑर्डर में पढ़ता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फाउंडेशन के ऊपर जो वीडियो बना था उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिमोव चाहते हैं कि हम किताबों को इस ऑर्डर में पढ़ें कि इस साल में ये हुआ था, उसके बाद वाले साल में ये हुआ था, उसके बाद वाले साल में ये हुआ था। प्रीक्वल्स, जैसे स्टार वॉर्स का प्रीक्वल्स को जैसे स्टार वॉर्स के ओरिजिनल फिल्म से पहले देखना, क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम में पहले हुई थी और फिर ओरिजिनल मूवीज़ उसके बाद आई थी। मैं देखना पसंद करता हूँ फिल्में किस ऑर्डर में रिलीज़ हुई थी, क्योंकि उसमें मुझे फिल्म मेकर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस किताब में एक मेंशन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जहाँ पे जो हिस्टोरियन कैरेक्टर है पेलोरैट, वो अपने घर पे बैठ के पूरी गैलेक्सी के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ये फाउंडेशन ट्रिलॉजी की किताब में नहीं था, ये इस किताब में था क्योंकि ये किताब 1986 में लिखी गई थी। उस किताब के 30 साल बाद इस समय तक एसिमोव को इंटरनेट वगैरह का एक्सपीरियंस हो चुका था, और जब वो फ्यूचर की कल्पना करते थे तो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की कल्पना उसके अंदर इंटीग्रेट करते थे।
जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ उस किताब के बाद, तो मुझे दिखता है ना सिर्फ कहानी का प्रोग्रेशन, पर एसिमोव के ओन थिंकिंग का प्रोग्रेशन, उनके माइंड में किन आइडियाज़ को अब जगह मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल, जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी एसिमोव के प्रॉब्लमैटिक जेंडर आउटलुक का थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। इसमें एक कैरेक्टर है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, और वो लड़की भी इसके साथ खुश है थोड़ी बहुत। और इस प्रकार की चीज़ें इस किताब में देखने को मिलेंगी। अगेन, इन चीज़ों को मैं बस आपके सामने रख रहा हूँ, इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा। बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप 2025 की मेंटालिटी के साथ इन किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इन चीज़ों को पढ़कर झटका लगेगा। तैयार रहिए, और अगर तैयार नहीं हैं तो आप इस किताब को पढ़ना अवॉइड कर सकते हैं। पर इस प्रकार की चीज़ें आपको फाउंडेशन के ओरिजिनल ट्रिलॉजी में भी देखने को मिलेंगी। इसके बाद फाउंडेशन की और भी किताबें हैं जो मैं पढ़ूंगा, पर इस समय मैं फाउंडेशन सीरीज से थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही फाउंडेशन हो गया। और इस ब्रेक के दौरान मैं पढ़ने वाला हूँ इयन बैंक्स की कंसिडर फ्लेबस, जो कि एक और साइंस फिक्शन क्लासिक है, और मैंने अब तक उसको इतना पढ़ा है। और इसमें बहुत सारे इंसाइट्स हैं धर्म के बारे में, एथिज्म के बारे में, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में, ह्यूमैनिटी का गॉड्स के साथ रिश्तों के बारे में, ह्यूमैनिटी का मशीन्स के साथ रिश्तों के बारे में। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इस चैनल के रेगुलर वॉचर्स के लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब ये किताब पढ़ लूँगा। ये इयन एम बैंक्स की कल्चर सीरीज़ की पहली किताब है, और कल्चर सीरीज़ में कई किताबें हैं। उम्मीद करता हूँ उन किताबों तक भी जाऊँगा, पर वो डिपेंड करेगा कि वो मुझे ये किताब मुझे कितनी अच्छी लगती है। एंड दैट इज़ इट, यही था मेरा छोटा सा वीडियो फाउंडेशंस एज के बारे में। और आई होप you liked it, and whatever you thought about it, leave it in the comments, and I will see you in the next video.